बच्चों, तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में ये क्वेश्चन नंबर 15 किया था ना, और इसमें हमने सीखा था कि अगर लेक है कोई, है ना, तो वाटर सरफेस से, है ना, जितना ऑब्जेक्ट कौन था, क्लाउड, तो जितना ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा उतना ही डिस्टेंस वाटर सरफेस से उसकी इमेज की बनेगी, है ना। इसका मतलब है क्लाउड अगर जो है h+60 हाइट पर था तो उसकी इमेज भी वाटर सरफेस से h+60 नीचे की तरफ बनेगी। सही है ना। मैंने कहा था कि मतलब वाटर सरफेस को कैसा मानना है, प्लेन मिरर मान के सॉल्व करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वगैरह का कांसेप्ट इसमें यूज नहीं करना है, ठीक है। अब देखो ना, इस क्वेश्चन में 30 डिग्री, 60 डिग्री, 60 मीटर, ये सब आपको डेटा दे रखा था, है ना। इसी का सेम प्रॉब्लम, है ना, सेम प्रॉब्लम क्वेश्चन जो है उसको मैं जनरल फॉर्म में करवा रहा हूँ, जनरल फॉर्म में। अब इसको देख के आपको डर लगेगा, है ना, इसलिए मैंने पहले डेटा के साथ क्वेश्चन करा दिया, और अब जो क्वेश्चन है वो किसका है, जनरल, जनरल है, अल्फा बीटा एच के टर्म में, ठीक है। तो सेम सवाल है, सब कुछ सेम बनेगा। क्या बोला है, इफ एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड फ्रॉम ए पॉइंट h मीटर अबव द लेक, सेम सब कुछ सेम बनना है, ठीक है, सब कुछ सेम बनना है। तो मान लीजिए कि ये था अपना लेक, सो दिस वाज योर लेक सरफेस, सही है ना। लेक के ऊपर if the angle of elevation of a cloud from a point h meter above the lake surface, है ना, h मीटर above the lake, है ना, तो h मीटर above the lake इसका मतलब क्या है कि पॉइंट कहीं यहाँ पे था, सो यहाँ से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, here is the observer O, ठीक है ना। यहाँ पे ऑब्जर्वर O था, और कितना मीटर ऊपर था ऑब्जर्वर, h मीटर ऊपर था। तो अगर मैं बनाऊं इसको, यहाँ से अगर डिस्टेंस दिखाऊं तो ये कितना दिखेगा, दिस विल बी योर h मीटर। सो ये डिस्टेंस कितनी है, h मीटर। सो दिस डिस्टेंस इज योर h मीटर, सही है। सो मीटर वीटर नहीं दिखा रहा, बस बता रहा हूँ कि h हाइट पे। सो ये h हाइट पे है, h हाइट पे है। सो ये हाइट दे रखी है आपको h, ठीक है। अब बोला है कोई क्लाउड है, क्लाउड कहीं होगा, मान लो क्लाउड यहाँ था, मान लो क्लाउड जो था वो यहाँ था कहीं, सो क्लाउड यहाँ था कहीं, क्लाउड यहाँ था, तो क्लाउड यहाँ था, तो इसका जो इमेज है ये रहा रेफरेंस लाइन, ये क्लाउड है तो इसकी इमेज कहीं इधर बनेगी, ठीक है। सो अगर ये क्लाउड था इसकी इमेज कहीं यहाँ पे बनेगी, है ना। सो ये क्लाउड है तो ये क्लाउड का इमेज है, क्लाउड क्लाउड इमेज, सिंपल है, ठीक है। अगर ये वाला हाइट h है, सो ये डिस्टेंस भी कितनी हो रही होगी, ये वाली h रही होगी, मुझे नहीं पता, मैं कह देता हूं कि जो जहां पे ऑब्जर्वर का जो रेफरेंस लेवल है, यहां से जो क्लाउड है, ये आपको मान लीजिए कि ये जो हाइट है, लेट से दिस इज x, ये आप मान लीजिए कि ये x है। अब वापस से क्वेश्चन पढ़िए, इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड फ्रॉम ए पॉइंट h मीटर अबव द लेक, है ना, इज अल्फा, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है इसका, अल्फा है। सो ये रहा एंगल ऑफ एलिवेशन। सो यहाँ से क्लाउड को जब मैं देख रहा हूँ, है ना, जो मैं देख रहा हूँ क्लाउड को, सो ये जो एंगल बन रहा होगा, दिस इज योर एंगल ऑफ एलिवेशन, सिंपल। आगे बढ़ते हैं, एंड द एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन इन द लेक इज बीटा। सो ये लेक था, लेक के नीचे इसका रिफ्लेक्शन बन रहा था, तो रिफ्लेक्शन को भी मैं क्लाउड को भी देख रहा हूँ और उसके रिफ्लेक्शन को भी देख रहा हूँ। तो जब मैं उसके रिफ्लेक्शन को देखता हूँ तो देखना, जब मैं उसके रिफ्लेक्शन को देखता हूँ तो रिफ्लेक्शन को मैं कुछ ऐसा देखूंगा। सो जब मैं इसको ऐसे देख रहा हूँ तो ये रही इसकी लाइन ऑफ साइट, ठीक है। और ये एंगल कितना बन रहा है, सो दिस एंगल इज व्हाट, बीटा। कितना साधारण सा सवाल है ना। नाम लिख दीजिए, चलिए, O, इसको बोल देता हूं मैं P, इसको बोल देता हूं Q, इसको बोल देता हूं मैं R, सही है, और इसको बोल देता हूं S, इसको बोल देता हूं M। क्या दिक्कत है, सारा नाम लिख दिया बस, सही है। आ जाओ। सो ये आपका वाटर सरफेस है, सो इसके नीचे पूरा का पूरा आपका ये वाटर है, ये पूरा का पूरा वाटर है, एंड दिस इज योर सरफेस ऑफ लेक, सरफेस ऑफ लेक। घबराना नहीं है ऐसे क्वेश्चंस को देख के,
ऐसे क्वेश्चंस और आसान होते हैं, ठीक है ना। अच्छा चलिए, तो ये अल्फा एलिवेशन था, बीटा डिप्रेशन था, दो राइट एंगल ट्रायंगल पकड़ना है और आंसर आ जाएगा, है ना। सो ये एंगल कितनी हो गई, दिस एंगल इज 90 डिग्री। आपको क्या बोल रहा है, प्रूव दैट हाइट ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लेक, हाइट ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लेक। तो सरफेस ऑफ द लेक से क्लाउड की हाइट कितनी होगी, देख के क्या लग रहा है, h प्लस एक्स। सो सरफेस ऑफ द लेक से क्लाउड की हाइट हो गई h प्लस एक्स, है ना। तो h प्लस एक्स जो है वो इस मतलब कि हाइट ऑफ द क्लाउड, हाइट ऑफ द क्लाउड फ्रॉम सरफेस ऑफ लेक, सरफेस ऑफ लेक कितना हो गया, कितना हो गया, h प्लस एक्स हो गया। सो h प्लस एक्स की वैल्यू मुझे ये प्रूफ करनी है। टू प्रूव क्या प्रूफ करना है भाई, कि जो h प्लस एक्स की वैल्यू है ना, सरफेस ऑफ द लेक से क्लाउड का जो हाइट है वो h प्लस एक्स है। सो h प्लस एक्स की वैल्यू मुझे प्रूफ करनी है कितनी, h इंटू tan बीटा प्लस tan अल्फा अपॉन कितना, tan बीटा माइनस tan अल्फा, ये प्रूफ करनी है। सो वी हैव टू प्रूफ दिस। चलो शुरू करते हैं सॉल्यूशन। चलिए सबसे पहले एक ट्रायंगल पकड़िए जहां पे अल्फा बन रहा था एंगल। सो अल्फा एंगल कौन सा ट्रायंगल का पार्ट है, तो ट्रायंगल, सर ट्रायंगल कौन सा, सर ओ पी क्यू को पकड़िए, ओ पी क्यू। देखिए ट्रायंगल ओ पी क्यू में देखिए अल्फा के रिस्पेक्ट में ये वाला साइड हो गया परपेंडिकुलर, है ना, और ओ क्यू हो गई आपकी क्या, बेस, है ना। सो मैं लिखूंगा यहां से, सो tan ऑफ अल्फा दिख रहा है ना, हाँ tan अल्फा क्या हो जाएगा, tan अल्फा देखिए tan अल्फा इज नथिंग बट पी क्यू अपॉन कितना है, ओ क्यू, ओ क्यू मतलब ये कितना हो गया, दिस इज एक्स अपॉन कितना हो गया, ओ क्यू कितना है, ओ क्यू को ओ क्यू रहने दीजिए, सही है ना। तो ये आ गया आपका ओ क्यू कम्स आउट टू बी कितना, एक्स अपॉन tan अल्फा। सो दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, सो दिस इज योर फर्स्ट। थोड़ा सा स्पेस चाहिए होगा मुझे, थोड़ा स्पेस चाहिए होगा मुझे, है ना, इसलिए जगह बनाते हुए चलेंगे, ठीक है। अगला कौन सा ट्रायंगल है, सो सेकंड ट्रायंगल कौन सा है, ट्रायंगल अगला कौन सा, ये बड़ा वाला ट्रायंगल देखिए, ट्रायंगल ओ क्यू आर। ट्रायंगल कौन सा, ट्रायंगल ओ क्यू आर को चेक कीजिए आप। जैसे ही आप ट्रायंगल ओ क्यू आर को चेक करेंगे क्या बनेगा, tan बीटा चेक कीजिए क्या बना, tan बीटा बराबर सर tan बीटा विल बी इक्वल्स टू बीटा के रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, कितना होगा ओ आर अपॉन कितना ओ क्यू और ओ आर है क्या, ओ आर है सर ओ आर ना, ओ आर क्यू आर, ओ क्यू आर, सो सॉरी क्यू आर है ये, क्यू आर अपॉन ओ क्यू। अरे भाई अभी बताया था, अगर ये वाला आपका वाटर सरफेस है, अगर ये आपका वाटर सरफेस है ना, तो यहाँ से क्लाउड की हाइट कितनी है, इस वाटर सरफेस से क्लाउड की हाइट है h प्लस एक्स। अगर क्लाउड की हाइट है h प्लस एक्स तो उसकी इमेज की भी डेप्थ जो होगी, इमेज ही बनेगा h प्लस एक्स पर। तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी, इसकी इमेज का डिस्टेंस वाटर सरफेस से होगा h प्लस एक्स। मेरे ख्याल से आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा, सही है। नाउ पुट द वैल्यूज, क्यू आर कितना लिखोगे, क्यू से आर का डिस्टेंस कितना है h प्लस एक्स, है ना। तो क्या लिखा है h प्लस एक्स अपॉन कितना ओ क्यू। सो ये क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सो ओ क्यू बराबर आएगा दिस इज 2h प्लस एक्स, सही है, अपॉन कितना tan बीटा। सो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। क्या भाई ओ क्यू, दोनों ट्रायंगल में ओ क्यू सेम ही है, सो 1 और 2 को अपन क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं, नहीं। सो फ्रॉम 1 and 2, सो लिख लिया फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 क्या मिल गया आपको, ओ क्यू बराबर ओ क्यू, सही है ना। सो पुट कर दीजिए भाई, x अपॉन क्या बना, x अपॉन tan अल्फा इज इक्वल टू कितना आ गया, यह आ गया 2h प्लस एक्स
अपॉन कितना tan बीटा, tan बीटा। सही है, सही है। सो ये आ गया x अपॉन tan अल्फा बराबर 2h प्लस x अपॉन tan बीटा। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे ही आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा x इंटू tan बीटा, सही है, x tan बीटा, x tan बीटा, सही है, बराबर कितना 2h प्लस x इंटू क्या बना tan अल्फा, 2h प्लस x इंटू tan अल्फा, है ना। आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थोड़ा सा स्क्रीन को मैं छोटा करने वाला हूँ, थोड़ा सा स्क्रीन को छोटा करने वाला हूँ, ठीक है ना। तो जैसे ही देखिएगा, ठीक है, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, सब कुछ क्लियर है, बिल्कुल सही है। सो देखिए जरा ध्यान से, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पर हो गया, देखिए ये बन गया कितना x tan बीटा बराबर कितना, ये कितना हो गया 2h इंटू tan अल्फा प्लस कितना x इंटू tan अल्फा, यही है कहानी। सो यहाँ से x tan अल्फा को इधर लेके आइए, तो ये क्या बना x tan बीटा माइनस x tan अल्फा बराबर कितना आ गया भाई 2h इंटू tan अल्फा, है ना। सो x को जैसे ही कॉमन लेंगे आप, क्या बना दिस बिकम्स tan बीटा माइनस tan अल्फा इज इक्वल टू 2h tan, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। सो यहाँ से आपको एक सवाल का जवाब मिल गया। सो क्या आप यहाँ से x निकाल सकते हैं, है ना। चलिए यहाँ से हम यहाँ आ रहे हैं, तो देखिएगा ध्यान से, है ना, कितना की जगह की कमी है थोड़ी सी, तो ध्यान दीजिएगा। सो यहाँ से x निकल के सामने आएगा कितना, ये कितना आ गया 2h tan अल्फा अपॉन कितना tan बीटा माइनस tan अल्फा। सो tan बीटा माइनस tan अल्फा। आपको क्या पूछा है, आपको पूछा हाइट ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लेक। सो हाइट ऑफ क्लाउड, हाइट ऑफ क्लाउड फ्रॉम सरफेस ऑफ लेक, सरफेस ऑफ लेक क्या है भाई, दिस इज नथिंग बट h प्लस x है, क्या है h प्लस x है, सही है ना। सो हाइट ऑफ द क्लाउड, देखिए ये रहा सरफेस ऑफ द लेक, यहाँ से क्लाउड की हाइट कितनी है h प्लस x है। सो h प्लस x की वैल्यू देखिए, h प्लस x बराबर h प्लस x की वैल्यू यहाँ से पुट कीजिए, यहाँ से पुट कीजिए, क्या है ये सर, ये लिखा हुआ है 2h इंटू tan अल्फा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा, सर सिंपल। सो h प्लस x कम्स आउट टू बी कितना आ गया, देखिए एलसीएम कितना आ गया, ये आ गया tan बीटा माइनस tan अल्फा, और ये आ गया h टाइम्स tan बीटा माइनस tan अल्फा प्लस कितना 2h tan अल्फा, सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं यहाँ तक, सही है ना। नाउ इसको ओपन कर दीजिए, आपको नजर आ जाएगा। सो h प्लस x कम्स आउट टू बी, देखिएगा क्या आएगा, ये आएगा h tan बीटा, करेक्ट। सो ये आ गया कितना h tan बीटा माइनस कितना h tan अल्फा, और ये कितना प्लस कितना 2h tan अल्फा अपॉन कितना आ गया tan बीटा माइनस tan अल्फा। कितना आसान सा सवाल था। सो h प्लस x कम्स आउट टू बी, है ना, कितना आ गया, ये बना h को बाहर ले लो, h को बाहर ले लो यहाँ से, है ना। सो h को बाहर ले लो, जैसे ही h को बाहर लेंगे तो क्या आएगा, देखना जरा, h को बाहर लिया, यहाँ से क्या बचा, यहाँ से बचा tan बीटा, और यहाँ देखो यहाँ से क्या बचेगा माइनस tan अल्फा और प्लस 2 tan अल्फा, सही है ना। h को बाहर लिया तो माइनस tan अल्फा प्लस 2 tan अल्फा, तो 2 tan अल्फा माइनस अल्फा, 2 tan अल्फा माइनस अल्फा इज tan अल्फा। सो h tan बीटा प्लस tan अल्फा अपॉन कितना आ गया tan बीटा माइनस tan अल्फा। मेरे ख्याल से हेंस प्रूफ, यही आपको प्रूफ करना था, देख लीजिए आंसर आ चुका है आपको। मतलब आपसे क्या पूछा था,
आपसे पूछा था प्रूव दैट द हाइट ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लेक, और हाइट ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लेक क्या था, h प्लस एक्स। तो मैंने x निकाल लिया और x के साथ क्या ऐड करना पड़ा, h प्लस एक्स। तो h प्लस और x की वैल्यू पुट कर दी, इस x की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ से थोड़ा एलसीएम लिया और थोड़ा सा मैनिपुलेशन, ये आपको मैनिपुलेशन पता है। आपको क्या दिक्कत आ रहा होगा, h कॉमन, यहाँ से tan बीटा बचा, ठीक है। ये माइनस tan अल्फा और 2 tan अल्फा को tan अल्फा कैसे लिख दिया भाई, 2 tan अल्फा माइनस tan अल्फा इज tan अल्फा। सो tan बीटा प्लस tan अल्फा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा, यही प्रूफ है। देखिए h टाइम्स tan बीटा प्लस tan अल्फा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा, आंसर। एंड h प्लस x इज द हाइट ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द वाटर सरफेस, फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लेक या वाटर सरफेस। तो यहाँ से क्लाउड का हाइट कितना था, h प्लस x था, हेंस प्रूफ। क्लियर है। सो इस क्वेश्चन को देख करके घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसे क्वेश्चन को देख करके तुरंत मजा आने लगना चाहिए कि चलो यार डेटा नहीं दिया है, अल्फा बीटा के टर्म में आंसर लाना है, कैलकुलेशन से बचना हो, कैलकुलेशन से बच जाएंगे, है ना। तो अल्फा बीटा के टर्म में ही आंसर लाना है। h दिया था स्मॉल h, अल्फा बीटा उसके टर्म में आंसर लाना है। ठीक, चलो जल्दी से लिख लो, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक अच्छा सवाल था, आप इसको ना घर पे प्रैक्टिस कीजिए, है ना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, बढ़िया सवाल, सीबीएसई 2008, 2009 और 17 तीन बार पूछा गया सवाल है। बोला है ए स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ ए टावर, अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व्स ए कार at an angle of depression इतना which is approaching to the foot of the tower with uniform speed। अच्छा भाई, ये स्पीड वाले क्वेश्चन है। एक मिनट, इस क्वेश्चन को करने के पहले मैं थोड़ा सा तुमको कंसेप्ट बता देता हूँ, है ना। देखना जरा, स्पीड जो है ना, स्पीड इसको अपन v से रिप्रेजेंट करते हैं। सो स्पीड इज रिप्रेजेंटेड बाय v। सुन लो, कंसेप्ट सुन लो, है ना। ये सब पता होगा आपको, क्लास 9th में ही पढ़ना था, है ना। स्पीड इज v, डिस्टेंस को मैं अगर d से रिप्रेजेंट कर रहा हूं और टाइम को अगर मैं t से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है ना। टाइम को किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, t से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। दो तीन बातें हैं, जल्दी जल्दी बता देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखना जरा ध्यान से, है ना। स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर, स्पीड इक्वल्स टू क्या, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो v बराबर क्या लिख सकते हैं, d बाई t। एक बात तो ये लिख सकते हैं, दूसरी बात क्या लिख सकते हैं सर, यहाँ से ना डिस्टेंस को भी आप लिख सकते हो, डिस्टेंस को भी सर आप लिख सकते हो। डिस्टेंस को क्या, स्पीड इनटू टाइम, नहीं। सो डिस्टेंस कैन बी डायरेक्टली रिटन एज स्पीड इनटू टाइम, सही है। सो डिस्टेंस अगर d है, सो इसको मैं लिख सकता हूँ v इनटू t। कोई दिक्कत है आपको, है ना। सो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसका मैनिपुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये वाला ध्यान रखिएगा फॉर्मूला, ठीक है। ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, एक तो ये याद रखिएगा, ठीक है। दूसरा, मैं एक बात और बताता हूँ आपको, मीटर पर सेकेंड और किलोमीटर पर आवर में कन्वर्जन आता है। जैसे देखना, मुझे लिखा है, मैं लिख रहा हूँ किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकेंड, ये कन्वर्जन बता रहा हूँ। यूनिट क्या होता है स्पीड का, यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड। यूनिट ऑफ स्पीड क्या होगा भाई, कॉमन सेंस लगाओ, दिस इज मीटर पर सेकेंड। जरा देखिएगा क्या है, किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकेंड, इसमें कन्वर्जन बता देता हूं आपको। देखिए ना, आपको लिखा है 1 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। सो 1 इंटू, ऊपर लिखा है किलोमीटर, किलोमीटर का मतलब कितना मीटर हो गया भाई, 1000 मीटर सर, दिस इज 1000 मीटर। 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर, और 1 घंटे का मतलब कितना मिनट, 60 मिनट, और 1 मिनट में कितना सेकंड, 60 सेकंड, है ना। सो 1 घंटे में कितनी सेकंड हो गई, तो 60 इंटू 60 सेकंड। काट पीट दो, ये गया 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, मतलब आ गया 1 किलोमीटर पर आवर को अगर आपको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो आपको 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इतना मीटर पर सेकंड होता है। तो जब भी किलोमीटर पर आवर दिया हो उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो, मल्टीप्लाई इट बाय 5/18। जैसे मान लो ऐसा लिखा है, एग्जांपल ले लेता हूँ, है ना। मान लो दिया है क्या, 36 किलोमीटर पर आवर,
सर इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, कोई बात नहीं। देखिए 36 को किससे मल्टीप्लाई कीजिए, 5/18 से। अभी निकाला ना 5/18 डिराइव करके, अब बार बार ये किलोमीटर मीटर में कन्वर्ट करोगे क्या सीधा। सो 18 2 जा, सो ये आ गया सर 10 मीटर पर सेकेंड। चलो भाई जल्दी से मैं बोलूं कि 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलो तो क्या करोगे सर, 72 इंटू किलोमीटर पर आवर का मतलब 5/18 मीटर पर सेकेंड। सो कितना आ गया ये 5/18 मीटर पर सेकेंड। काट पीट दो 4 जा, सो कितना आ गया ये, दिस इज 20 मीटर पर सेकेंड। सो ये आ गया किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकेंड कन्वर्जन। सो कन्वर्जन था ये, कन्वर्जन था सर। अब ये भी बता दो लोग यहाँ तो कि मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो अरे भाई इतना आसान सा सवाल पूछ रहे हो, तुमको पता है इतना आसान सा सवाल कोई पूछता है, ये देखो है ना सर। ये भी कन्वर्जन बता दो, कन्वर्जन है ना सर। मीटर पर सेकेंड टू किलोमीटर पर आवर, सर बहुत आसान है, अभी तो किया था। देखिए 1 मीटर पर सेकेंड को मैं लिख सकता हूं, अच्छा 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, सो 1 मीटर में कितना सर 1/1000 किलोमीटर लिखा हुआ है अपॉन, है ना सही है ना, 1/1000 किलोमीटर लिखा हुआ है। और 1 सेकेंड में कितना, अरे भाई 1 घंटे में कितना होता है 3600, 60 इंटू 60 सेकेंड। देखिए 1 आवर का मतलब 60 इंटू 60 सेकेंड, इसका मतलब क्या है कि 60 इंटू 60 सेकेंड बराबर 1 आवर। सो 1 सेकेंड बराबर 1/60 इंटू 60, यूनिटरी मेथड आप तो बचपन से जानते हैं। सो इतना आर हो जाएगा सर, सही है। इसको मैं मिटा रहा हूँ। सो देखिए ये क्या हो गया, ये लिखा हुआ 1/60 इंटू 60 आवर, है ना 1/60 इंटू 60 आवर। सो कितना हो गया, सो 1 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू, ऊपर में चला जाएगा तो क्या होगा 60 इंटू 60 और नीचे में क्या आएगा 1000 और ये क्या बनेगा किलोमीटर पर आवर, सही है। सो काट पीट दीजिए, काट पीट दीजिए, 2 5 जा 10, 2 3 जा सर 1 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू आ गया आपका 18/5 किलोमीटर पर। खत्म सर। अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई कीजिए, और किलोमीटर टू मीटर पर सेकंड में करना है तो 5/18 से। जैसे मान लो लिख रखा है कैसा, जैसे मान लो लिख रखा है 200 मीटर पर सेकंड, तो इसका क्या मतलब हुआ 200 इंटू 18/5, तो कितना हो गया, तो ये आ गया कितना 720 किलोमीटर पर आवर। तो जब भी मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना हो तो 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं, और किलोमीटर पर आवर से मीटर में पर सेकेंड में कन्वर्ट करना हो तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। सो कन्वर्जन आपको बता दिया। मैं आगे के प्रॉब्लम में अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं यूज करूंगा, सो आपको डरने की जरूरत नहीं है। एक फॉर्मूला ये याद रखना है, स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम, तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। कोई डाउट नहीं है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल लिखना है, इसको लिख लीजिए, अगर ये लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए भाई। ये पहला कन्वर्जन था और ये दूसरा कन्वर्जन था, तो ये दोनों कन्वर्जन इंपॉर्टेंट है ना, जल्दी लिखिए। चलिए अगला सवाल करते हैं, बहुत ही प्यारा सवाल और सटीक सवाल है ये। देखिए क्या बोला है, अ स्ट्रेट हाईवे, एक स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ ए टावर। तो सिंपल है, पहले डायग्राम बना लो सर। सबसे पहले सर कुछ मत किया करो, सबसे पहला काम है अपना फोटो बनाना। सो एक स्ट्रेट हाईवे है, सो ये रहा हाईवे, सो दिस इज द हाईवे, ठीक है। सो ये हाईवे है और ये टावर है, टावर, ये टावर हो गई। सो ये रही टावर, दिस इज द टावर, ये टावर हो गई भाई, क्या दिक्कत है। तो ये टावर है अपनी, सही है। बोला है अ स्ट्रेट हाईवे, ये हाईवे है, हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर, ये फुट है, ये टॉप ऑफ द टावर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। A man standing at the top of the tower, आदमी बैठा कहाँ है, आदमी कहाँ बैठा है सर, आदमी बैठा है कहीं टावर के टॉप पे।
सो आदमी कहीं यहाँ बैठा है, सो ऑब्जर्वर इज हियर, सो ऑब्जर्वर ये वाला पॉइंट ओ है अपना, ये है ओ। ओ अगर पता है तो क्या आप रेफरेंस लाइन बना सकते हैं, हॉरिजॉन्टल रेफरेंस लाइन आप ड्रॉ कर सकते हो? हाँ सर कर सकते हैं, ग्राउंड के पैरेलल एक लाइन बन जाएगा और इसी को बोलते हैं रेफरेंस हॉरिजॉन्टल लाइन, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। और ऑब्जर्वर से पास होने वाला है ना हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड एज रेफरेंस हॉरिजॉन्टल लाइन। आगे बढ़ते हैं, ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व्स अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री, है ना, कार कहीं रहा होगा, कार कहीं रहा होगा। तो मान लीजिए कि कार यहाँ था, मान लीजिए कि पहले कार यहाँ था, कार यहाँ था कहीं यहाँ पे, है ना, कार कहीं यहाँ था ऐसे, ठीक है, विच इज अप्रोचिंग टू द फुट ऑफ द टावर, और कार चल किधर रहा है, कार चल इधर रहा है। तो मान लो कार जब इस पॉइंट पर था, इस पॉइंट पर था, है ना, तो क्या बोला है, a man standing on the top of the tower observes a car at an angle of depression of 30 डिग्री। तो भाई जब वो इसको देख रहा था ना, जब ये यहाँ से इसको देख रहा था, तो लाइन ऑफ साइट कुछ ऐसी बन रही थी और एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा था आपका 30 डिग्री। खत्म। अब कार इधर जा रही है, कार इधर जा रही है, बोला है ना, विच इज अप्रोचिंग टू द फुट ऑफ द टावर, कार जो है वो टावर के फुट के तरफ जा रही है, मतलब कार का जो मोशन है वो इस डायरेक्शन में टुवर्ड्स द टावर है, टुवर्ड्स द टावर है, ठीक है। अच्छा, विथ ए यूनिफॉर्म स्पीड, तो मान लीजिए सॉल्यूशन बोल रहा हूं मैं, देखिए मान लीजिए स्पीड ऑफ द कार इज, स्पीड ऑफ द कार इज इक्वल्स टू v मीटर पर सेकंड। स्पीड को v मान लिया, लेट स्पीड ऑफ द कार इज v, कोई दिक्कत नहीं। सो v स्पीड से ये जो कार है और v कांस्टेंट स्पीड है ना, सो इस स्पीड से ये कार इधर की तरफ जा रही थी, है ना, और ये क्या है भाई, कांस्टेंट है, कांस्टेंट, दिस इज व्हाट, कांस्टेंट, मतलब चेंज नहीं होगा, स्पीड विल रिमेन सेम, चेंज नहीं होगा। कार अगर 30 मीटर पर सेकंड से चल रही थी, तो उसका हर पॉइंट पर स्पीड कितना होगा, 30 मीटर पर सेकंड। ये टावर को अप्रोच करेगा 30 मीटर पर सेकंड से, इट्स स्पीड विल नॉट चेंज। आगे बढ़ते हैं, 6 सेकंड लेटर, 6, मान लो कि स्टार्ट यहां से हुआ, मतलब मान लो पहली बार देखा तो उसने यहां देखा, तो इस पॉइंट को ए बोल देते हैं। 6 सेकंड के बाद कार कहां होगा भाई, आफ्टर 6 सेकंड कार कहां होगा, तो सर कार तो हॉरिजॉन्टल जा रहा है, तो आफ्टर 6 सेकंड कार थोड़ा सा आगे चल जाएगा और ये पहुंच गया होगा कहां पे, पॉइंट बी पर, सही है। सो पॉइंट बी पर जैसे ही पहुंचेगा, और टाइम टेकन टू मूव फ्रॉम ए टू बी, है ना, टाइम टेकन टू मूव द कार फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू 6 सेकेंड, 6 सेकंड का समय लगता है ना। स्पीड क्या है कार की v, तो क्या आप ए बी बता सकते हो, क्या ए बी बता सकते हो, ए बी का डिस्टेंस बता सकते हो, डिस्टेंस ए बी आप बता सकते हैं, अरे सर बता सकते हैं, हमें पता है कि सर स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस, सही है, अपॉन टाइम। मैं क्वेश्चन को बस फ्रेम करता जा रहा हूं, ठीक है ना, अपॉन टाइम। स्पीड कितनी है सर v, और डिस्टेंस कितना है सर ए बी, सर ए से बी तक गया है कार, कार पहले यहाँ था और थोड़ी देर के बाद 6 सेकंड के बाद यहाँ पहुंच गया, अभी भी ये इधर ही चल रहा है सर v स्पीड से। क्या दिक्कत है आपको, कोई दिक्कत है इसमें, अभी भी v स्पीड से ही चल रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में समय कितना लगा सर, 6 सेकंड का समय लगा है। यहाँ से ए टू बी जाने में कितना लगा है, टाइम टेकन टू मूव द कार फ्रॉम ए टू बी 6 सेकंड गिवन इन द क्वेश्चन। 6 सेकंड लेटर, इसका मतलब यहाँ से जब एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री बन रहा था, उसके 6 सेकंड के बाद कार बी पे पहुंचती है, मतलब ए से बी जाने में कितना टाइम लगा भाई, 6 सेकंड का समय लगा, ठीक है। तो कितना डिस्टेंस है ए बी अपॉन 6, तो कितना हो गया, ए बी का लेंथ कितना हो गया, ए बी का लेंथ कितना हो गया, दिस इज 6v। सो लेंथ ऑफ ए बी कितना हो गया, ये हो गया आपका 6v। मैं इसको अलग कलर से लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि वैल्यू सर ने, क्लियर, कोई दिक्कत है यहाँ तक कोई समस्या है नहीं है, आगे बढ़िए। 6 सेकंड लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार, है ना, 6 सेकंड लेटर
कार यहाँ से चल के यहाँ आ जाएगा और द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। सो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना पता चला कि सर थोड़ी देर के बाद जो कार है ना वो यहाँ से चल के इस बी पॉइंट तक यहाँ आ गई है। सो सर अब एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बन रहा है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है ये एंगल, और ये एंगल कितना है 60 डिग्री। तो भाई मेरे अगर ये वाला 30 था तो क्या आप बता सकते हैं कि सर ये वाला 30 होगा, और अगर ये एंगल 60 है तो आप ये भी बता सकते हैं कि सर ये एंगल 60 था तो सर ये भी एंगल कितना होगा, दिस एंगल इज आल्सो 60। ओ ए बी लेट्स से फुट ऑफ द टावर इज पॉइंट सी। आपको बोला है find the further time taken by the car to reach the foot of the tower। भाई यहाँ से यहाँ जाने में 6 सेकंड लिया, अब बोल रहा है कि यहाँ से फुट तक पहुंचने में मतलब बी से सी तक पहुंचने में कितना टाइम लेगा। सही है, सो देख लेते हैं ये डिस्टेंस कितनी है बी सी। मैं बोल देता हूँ, मान लिया टाइम टी टाइम लगा, लेट से आप फर्दर टाइम बोल रहा है ना, क्या बोल रहा है फर्दर टाइम टेकन मतलब ए से बी जाने में 6 सेकंड लिया, सो बी से सी जाने में और कितना टाइम लेगा, तो लेट है ना, लेट लिख रहा हूं मैं है ना, लेट टाइम टेकन बाय कार टू रिच फ्रॉम बी टू सी इज टी सेकेंड। टी टाइम लिया, टी सेकेंड का टाइम लिया, टी सेकेंड लिख दूं, टी टाइम लिया, टी इन सेकेंड है ना, टी इन सेकेंड क्यों, क्योंकि यहाँ 6 सेकेंड दिया हुआ था, 6 सेकेंड था तो टी इन सेकेंड है ना। अच्छा अब देखिए तो क्या हो जाएगा भाई, स्पीड कितनी है, अगेन क्या होगा, स्पीड बराबर क्या निकाल लूंगा मैं, देखो जरा, स्पीड बराबर सर अभी बताया था आपने डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो सर स्पीड तो अभी भी v है और डिस्टेंस कितना चलेगा bc चलेगा और टाइम कितना लेगा, आप ही ने कहा है टी टाइम लिया है, आप ही ने कहा है टाइम अननोन है, टी टाइम मान लो। सो BC का लेंथ बता सकते हैं आप, BC बराबर कितना आएगा सर VT आएगा। सो BC बराबर VT। सो ये जो डिस्टेंस है V to T ये कितना है VT डिस्टेंस है। खत्म हो गया सवाल ओवर। बोला है कितना, टॉप ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर नहीं पता है तो मान लीजिए इस टावर की जो हाइट है एज कैपिटल H, लेट हाइट ऑफ द टावर बी कैपिटल H है ना। तो क्या बोल रहा हूं मैं, लेट height of the tower बराबर कितना है भाई कैपिटल H मान लिया। Now we have to solve the problem। ठीक है, कैसे सॉल्व करोगे, हमें क्या निकालना है, टी निकालना है, मतलब v का कोई यूज नहीं है, h का कोई यूज नहीं है, सिर्फ टी निकालना है। भाई एक 60 वाला ट्रायंगल दिखा और एक 30 वाला ट्रायंगल दिखा ना, तो सॉल्व कर लो। चलो इसको थोड़ा सा आप लिखना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको छोटा करने वाला हूं, जगह नहीं है। ठीक है, देखिएगा यहां से देखिएगा, ट्रायंगल कौन सा कंसीडर करूं सर ट्रायंगल पहला कौन सा, ट्रायंगल कौन सा सर OCB। तो ट्रायंगल OCB को ध्यान से देखो सर, ट्रायंगल OCB में tan 60 को क्या लिख लोगे आप, tan 60 डिग्री बराबर h बाई VT, नहीं सो h बाई बेस कितना है VT। अरे भाई v क्या है मीटर पर सेकेंड और इनटू क्या है सेकेंड, तो सेकेंड से सेकेंड जाएगा तो मीटर है ना, ये लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। सो VT, सो कितना आ गया भाई, यहाँ से क्या आ गया, सर अभी रहने दो बाद में देखेंगे, h निकाल सकते हो आप, h बराबर कितना आ गया VT इंटू tan 60 डिग्री। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। सही है। नाउ दूसरा ट्रायंगल कौन सा कंसीडर करोगे सर, ट्रायंगल जिसमें 30 डिग्री है, कौन सा, ट्रायंगल OCA कंसीडर करो। कितना है ट्रायंगल OCA है ना, क्या लिखोगे tan 30 डिग्री। भाई ये पूरा ट्रायंगल OCA tan 30 क्या बनेगा, दिस इज नथिंग बट h बाई, ये लेंथ कितनी हो गई भाई, ये लेंथ कितनी है 6v और ये है VT, तो ये कितना आ गया 6v प्लस VT। समझ में आई बात। अरे यार इस एंगल के रिस्पेक्ट में ये पूरा ट्रायंगल है ना,
सो ये परपेंडिकुलर और ये पूरी बेस है, ये पूरी बेस है ना, ये पूरा का पूरा बेस है। सो ये कितना है 6v और ये कितना है vt। सो 6v प्लस vt इज द टोटल लेंथ। तो 6v प्लस vt। सो यहां से h बराबर आप क्या लिख लेंगे सर 6v प्लस vt, सही है, इनटू tan 30। सर क्रॉस मल्टीप्लाई किया है आपने, समझ गया मैं समझ गया कि आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। सर यहाँ भी आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है h निकाला, और यहाँ भी आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है h निकाला। सो मेरे ख्याल से दोनों h सेम ही है। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 चेक कर लीजिए आंसर, फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों h सेम है। आप रिमूव कीजिए, क्या आया, दिस कम्स आउट टू बी vt इनटू tan कितना है 60 डिग्री इज इक्वल्स टू कितना आ गया, ये आ गया 6v प्लस vt, है ना, 6v प्लस vt इनटू tan 30 डिग्री। नाउ पुट द वैल्यूज एंड गेट आंसर। कितना आया देखो, ये आया v इंटू t इंटू √3 इज इक्वल्स टू v को बाहर ले लो, सो कितना बचा 6 प्लस t इंटू 1/√3। आई थिंक जो होशियार बच्चे होंगे वो बोलेंगे कि सर इस v को इस v से आप काट सकते हैं। क्लियर? तो क्या बचा देखो जरा, ये कितना आया √3t बराबर कितना 6 प्लस t/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई सर बार बार आप यही बता रहे हो, √3 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 का स्क्वायर होता है और वो 3 बन जाएगा, नहीं तो ये सीधा लिखो सर आप 3t बराबर कितना 6 प्लस t, सो 3t माइनस t बराबर 6, सो 2t इज इक्वल्स टू 6। तो t आ गया आपका कितना 3 सेकेंड, t कम्स आउट टू बी कितना, t कम्स आउट टू बी 3 सेकेंड। सो आपको टाइम पूछा था, ये रहा आपका टेकन टू रीच, है ना, B2 से खत्म, B2। चलिए छाप लीजिए, आसान सा सवाल था, जल्दी से छाप लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए हो गया, आइए अगला सवाल करते हैं। बहुत ही साधारण सा सवाल है, इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। चलिए अगला सवाल करते हैं, थोड़ा फास्ट कर देंगे सॉल्व इसको, है ना। क्या बोला है, a 1.2 मीटर tall girl spots a balloon moving with wind in a horizontal line। मतलब बलून है कोई, है ना, कोई बलून है, तो मान लीजिए सॉल्यूशन है, मैं बना रहा हूँ, है ना, समझना प्रयास करना समझने का। सो कोई बलून रहा होगा ऐसा, है ना, इस तरीके से कोई बलून रहा होगा, ठीक है। सो बलून है, 1.2 मीटर गर्ल स्पॉट्स अ बलून मूविंग विद द विंड इन हॉरिजॉन्टल लाइन। सो ये जो बलून है ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन में ट्रैवल कर रहा है। सो दिस बलून इज मूविंग इन हॉरिजॉन्टल लाइन। सिंपल सा सवाल है, सिंपल सा इसका आंसर होगा, और ये कई बार आपके एनसीईआरटी में भी ऐसा है। सो थोड़ी देर के बाद मान लो कि ये यहाँ पहुंच गया, तो ये ऐसे मूव करेगा, हॉरिजॉन्टली मूव करेगा। सो विंड इज मूविंग हॉरिजॉन्टली, विंड इज मूविंग हॉरिजॉन्टली। तो थोड़ी देर के बाद मान लो कि ये जो विंड है ये कैसा, ये बलून है वो कैसे आ गया होगा, देखना बलून कुछ ऐसा आ गया होगा, विंड के साथ ये इस तरह से मूव कर, ऐसे मूव कर रहा है, मतलब बलून की जो स्पीड है इस डायरेक्शन में है, ऐसे जा रहा होगा बलून, इस तरह से जा रहा होगा, यहाँ से चल कैसे जा रहा होगा। चलिए आ जाइए शुरू करते हैं क्वेश्चन। अ 1.2 मीटर टॉल गर्ल, गर्ल होगी, खड़ी होगी कहाँ, तो भाई ग्राउंड पे खड़ी होगी, ठीक है। सो यहाँ पे कहीं गर्ल खड़ी है, ऐसे यहाँ पे गर्ल खड़ी है, गर्ल इज स्टैंडिंग, है ना, इस ग्राउंड पे खड़ी है। सो गर्ल कहीं जो है वो कितने मीटर की है भाई, सो गर्ल की जो हाइट है वो है कितना 1.2 मीटर। तो मान लो यहाँ से ये हाइट है गर्ल की। सो गर्ल की जो आंखें हैं वही यहाँ पे होगी, और ये कितनी है, हाइट ऑफ द गर्ल इज 1.2। मैंने बना दिया, क्या बोला है, a 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स अ बलून, बलून को देख रही है ना, विद द मूविंग विद द विंड, कौन मूव कर रहा है, बलून मूव कर रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन एट ए हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। सो बलून की हाइट कितनी है, बलून की हाइट कितनी है भाई, बलून की हाइट कितनी है सर, बलून की जो हाइट है ग्राउंड से वो है 88.2 मीटर, है ना। तो इसका अगर ये दोनों हॉरिजॉन्टल है, सही है ना भाई, हाँ
सो ये है बलून की हाइट, ये वर्टिकल हाइट है ना। सो अगर इसकी हाइट कितनी है 88.2 मीटर, सो यहाँ पे अगर पहुंच जाएगा तो अभी इसकी हाइट कितनी होगी, इसकी हाइट तब भी होगी 88.2 मीटर। ये परफेक्ट रेक्टेंगल जैसा कुछ बनेगा, ये परफेक्ट रेक्टेंगल जैसा कुछ बनेगा, है ना। आगे बढ़ते हैं, क्या है मामला, चलिए 88.2 मीटर मतलब ये वाली हाइट 88.2 मीटर है, ध्यान रखिएगा, है ना। गर्ल जो है ये ऑब्जर्वर है, सो ऑब्जर्वर से पास होता हुआ एक रेफरेंस लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं। सो ये रहा रेफरेंस लाइन पासिंग थ्रू द आई ऑफ द गर्ल, ठीक है। अब बोला द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री। जब बलून यहाँ था तो उस समय जो गर्ल थी इसको देख रही थी और उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना था, ये था 60 डिग्री। सो दिस वाज 60 डिग्री। सो ये था लाइन ऑफ साइट, है ना, और ये था एंगल ऑफ एलिवेशन कितना, दिस इज 60 डिग्री। कोई डाउट है आपको इसमें, कोई डाउट है? नहीं सर इसमें कोई डाउट नहीं, चलिए कोई बात नहीं। अगर इसमें कोई डाउट नहीं तो आगे बढ़ते हैं। आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री। तो थोड़ी देर के बाद इसका एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब बलून कहीं आगे चला गया होगा, आगे जाने के बाद इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना हो गया, ये हो गया आपका, दिस बिकम्स, खत्म हो गया सवाल। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून। मान लीजिए कि बलून पहले P पॉइंट पर था और P से Q चला गया, आपको PQ की डिस्टेंस बतानी है। यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस PQ, कितना चला है बैलून, ये डिस्टेंस बतानी है। कितना आसान सा सवाल है। नाम दे दीजिए, P हो गया, इसको बोल दीजिए O, सही है, O बोल दिया, इसको बोल दिया O, इसको बोल दीजिए A, ठीक है, इसको बोल दीजिए B, ठीक है। आपको क्या लग रहा है, ये पूरा हाइट P से लेकर के इसको M बोल देते हैं, इसको क्या बोल देते हैं, QN बोल देते हैं। आपको नहीं लगता कि सर, आपको ऐसा लग नहीं रहा कि सर ये जो हाइट है ना, ये वाली जो हाइट है, दिस हाइट और दिस हाइट मुझे पता है कैसे, सर ये तो 1.2 मीटर होगी, सही है। और ये पूरी हाइट कितनी दे रखी है, ये पूरी हाइट कितनी है, ये देखना, बलून की ये जो हाइट है, ये पूरी हाइट, ये कितनी हाइट दे रखी है, ये वाला 88.2 मीटर। तो सर अगर ये वाला 88.2 मीटर था और ये वाला 1.2 मीटर है ना, ये जो हाइट है दिस इज 1.2 मीटर, तो कितना आसान हो गया सर, दिस हाइट इज नथिंग बट 88.2 माइनस 1.2, दिस इज नथिंग बट 87, सही है। तो ये हाइट हो गई 87 मीटर। क्या दिक्कत आपको इसमें, क्या समस्या है? कोई समस्या नहीं है सर, ये हाइट हो गई 87 मीटर। क्लियर? चलिए सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम को, बहुत ही आसान तरीके से ये सॉल्व होगा। तो अगर ये वाला 87 मीटर है तो सर ये PA भी 87 मीटर होगा, है ना। अगर ये 87 मीटर है तो सर ये वाली जो हाइट होगी ना, ये भी कितनी होगी, दिस इज ऑल्सो 87 मीटर, क्योंकि ये पूरा हाइट है 88.2 और ये है 1.2। 88.2 में से 0.2 गया तो 88 माइनस 1 87, सो ये हाइट 87, ये भी 87। क्लियर? कोई दिक्कत है यहाँ तक? सर कोई दिक्कत नहीं, तो चलो आगे बढ़ते हैं। बहुत ज्यादा मैं तामझाम नहीं कर रहा, मैं लिख नहीं रहा, आपको सारा हाइट बता दिया है, आप बस सॉल्व कीजिए। पहला ट्रायंगल पकड़िए, कौन सा, PAO। सो ट्रायंगल कौन सा, सो ट्रायंगल PAO। तो जैसे ही ट्रायंगल PAO पकड़ेंगे आप, ट्रायंगल PAO पकड़िएगा, PAO ये 90 डिग्री है भाई, ये है 90 डिग्री, ये भी है कितनी, 90 डिग्री। सो दिस इज 90 डिग्री, दिस इज आल्सो 90 डिग्री। सो ट्रायंगल PAO, सो ट्रायंगल PAO कितना हो जाएगा बताओ, दिस इज नथिंग बट tan 60, क्या लिखूंगा मैं, tan 60 डिग्री, tan 60 सही है ना। तो tan 60 ये ट्रायंगल PAO, ये देखो ये बन रहा है भाई ऐसा, दिस इज P, दिस इज A, दिस इज O, और ये एंगल बन रही है 60 डिग्री। ये वाला कितना है 87 मीटर, सही है ना। तो क्या लिखूं मैं, इसको थोड़ा सा साइड में शिफ्ट करते हैं और फिर ये सॉल्व करते हैं। तो ये आ गया, ठीक है। ठीक है, ये देखिए यहां से क्या लिखिएगा आप,
tan ऑफ 60 डिग्री बराबर कितना 87 अपॉन ओ 87 अपॉन ओ ए डिस्टेंस 87 अपॉन ओ ए। सो क्या आ गया ओ ए बराबर कितना हो गया भाई ओ ए बराबर 87 बाई tan 60। सो ओ ए बराबर कितना आ गया देख लीजिए दिस कम्स आउट टू बी 87 बाई √3 मीटर। सो ओ से ए का जो डिस्टेंस है ओ से ए का जो डिस्टेंस है वो आ गया 87 बाई √3 मीटर। दूसरा ट्रायंगल पकड़ लीजिए ट्रायंगल कौन सी दूसरी कौन सी ट्रायंगल है 30 डिग्री वाली कौन सी बन रही है क्यू बी ओ क्यू बी है ना। ट्रायंगल कौन सी क्यू बी ओ नहीं तो ट्रायंगल क्यू बी ओ को पकड़ लीजिए। देखिए ध्यान से जैसे ही क्यू बी ओ लिखिएगा देखिए ये ट्रायंगल ऐसा बनेगा है ना। ये क्यू है भाई और ये क्या है बी है और ये क्या है ओ है और ये एंगल कितनी हो जाएगी 30 डिग्री। सो लिख लीजिए ये वापस से कितना है दिस इज 87 मीटर। सो क्या लिखिएगा आप यहाँ से tan 30 डिग्री इज इक्वल टू कितना 87 बाई ओबी। गेट ओबी कितना आ गया ओबी बराबर कितना 87 बाई tan 30 डिग्री। सो यहाँ से ओबी हो गया 87 बाई 1 बाई √3। सो ये कितना आ गया ओबी कम्स आउट टू बी कितना 87 into √3 meter. So this is the first, this one is the second. ठीक है। Now we have to find क्या बोला है find the distance travel by the balloon during the interval। भाई बलून P से Q तक ही तो चला है। So distance traveled by balloon इज इक्वल्स टू पी क्यू। खत्म क्वेश्चन समाप्त। डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बलून इज पी क्यू और पी क्यू किसके बराबर है ए बी के बराबर है। पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा ए बी रेक्टेंगल बन नहीं रहा ये एक रेक्टेंगल नहीं बन रहा। सो जो पी क्यू की लेंथ होगी वो ए बी की लेंथ होगी और ए बी को कैसे निकाल सकता हूं सर ये डिस्टेंस निकालने के लिए फंडा सर ओ भी पता है यहां से यहां की दूरी पता है और यहां से यहां की दूरी पता है। सो ए बी बराबर लिख लो पी क्यू बराबर ए बी कितना सर ओ बी माइनस ओ ए। खत्म हो गया सॉल्व। सो पी क्यू कम्स आउट टू बी कितना ओ बी कितना है भाई ओ बी इज हाँ जी ओ बी कितना है ओ बी कहाँ गया सर 87√3। सो ये है सर 87√3 माइनस क्या है 87 बाई √3 87 बाई √3। सर बहुत आसान ये आ गया कितना पी क्यू ठीक पी क्यू बराबर कितना हो गया सर एक काम कीजिए टेक एलसीएम। सो एलसीएम √3 सो कितना हो गया ये 87 इंटू √3 का स्क्वायर माइनस 87। ठीक है खत्म। कितना हो गया ये कितना हो गया भाई देख लो किसको समझ में आया नहीं आया देखते हैं। ये आ गया 87 कॉमन कितना आ गया ये आ गया 3। सो दिस इज 3 माइनस 1 है ना अपॉन कितना √3। मैं कर सकता हूँ इसको सॉल्व क्या इसको सॉल्व कर सकता हूँ है ना। देखना जरा ये क्या लिखा हुआ है सर ये लिखा हुआ है सर 87 इंटू 2 बाई √3। ठीक है सर √3 नीचे रेशनलाइज कर दीजिए √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड। सो क्या आ जाएगा सो पी क्यू कम्स आउट टू बी कितना 87 इंटू 2 बाई √3। देखिए क्या आता है आंसर चेक करते हैं हम दोनों मिलके। सॉल्व करना मेरा काम है √3 बाई √3। देख लीजिए ये आ गया कितना पी क्यू बराबर 87 बाई 3 इंटू 2 इंटू बचा √3। काटो इसको शायद कटेगा 3 2 जा 6 2 7 3 9 जा 58√3 आ रहा है भाई। सो पी क्यू कम्स आउट टू बी कितना सो पी क्यू का आंसर आ गया पी क्यू कम्स आउट टू बी है ना ये देख लीजिए। सो यहां से आ गया पी क्यू बराबर सो पी क्यू कम्स आउट टू बी कितना 58√3 मीटर। सो ये आ गया 58√3 मीटर इज द आंसर। इतना डिस्टेंस चला है आपका बलून कब उस टाइम इंटरवल में
जब एंगल ऑफ एलिवेशन जो थी वो 60 डिग्री से 30 डिग्री। अच्छा लेवल का सवाल है ये सब अच्छे लेवल टफ लेवल के सवाल हैं। सो ये सारे क्वेश्चंस टफ लेवल के क्वेश्चंस हैं, है ना। तो क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए, सॉल्व कीजिए, छापिए जल्दी। चलिए हो गया, ये अच्छा लेवल का सवाल था। अगला सवाल देखते हैं हम, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है। सीबीएसई 2008-9-16 कितना इंपॉर्टेंट सवाल है, देखो पढ़ो। An aeroplane when flying at a height of 4000 meter from the ground, है ना, passes vertically above another aeroplane, at an instant when angle of elevation of the two plane from the same point on the ground are 60 degree and 45 degree respectively. Find the vertical distance. बढ़िया सवाल, अच्छे लेवल का सवाल, अच्छे लेवल का सवाल है। गुड क्वेश्चन है ना, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो देखिए ध्यान से इसको, क्या बोला है क्वेश्चन में। सर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है, ये देखिए सिंपल सा है, ये ग्राउंड है, ठीक है, ये ग्राउंड, ठीक है ना। सर बोला एन एरोप्लेन व्हेन फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 4000 मीटर। सो एक एरोप्लेन है सर, इसको और थोड़ा सा ग्राउंड को बड़ा कर लीजिए, ठीक है। सो एरोप्लेन जो है कितना मीटर पे उड़ रहा है सर। सो एरोप्लेन कुछ ऐसा है, सो एरोप्लेन ऐसा है कुछ, है ना। एरोप्लेन बनाते हैं, ये ऐसा है, और कितने हाइट पे उड़ रहा है ये उड़ रहा है यहाँ से कितने पे, दिस इज 4000 मीटर के हाइट पे ये उड़ रहा है। सो ये 4000 मीटर के हाइट पे ये उड़ रहा है, ठीक है। अब बोला है when flying at 4000 मीटर हाइट from the ground passes vertically above another aeroplane। भाई ये जब 4000 मीटर की हाइट पर जब ये उड़ रहा था तो ये दूसरे एरोप्लेन के ऊपर से उड़ रहा था, वर्टिकली above, है ना, मतलब दूसरा एरोप्लेन कहीं यहाँ था, मतलब दूसरा एरोप्लेन जो था वो कुछ ऐसा था, है ना, इस तरह से एक दूसरे के ऊपर उड़ रहा। फिर से पढ़िए क्वेश्चन, एन एरोप्लेन व्हेन फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 4000 मीटर। तो ये वाला प्लेन था, ये प्लेन जब 4000 मीटर की हाइट पर उड़ रहा था फ्रॉम द ग्राउंड पास करता है वर्टिकली अबव, इसके जस्ट ऊपर से अनदर, इस एरोप्लेन के जस्ट ऊपर से पास करता है ना, एट एन इंस्टेंट, और इस इंस्टेंट पर व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टू प्लेन्स फ्रॉम द सेम पॉइंट, मान लीजिए कोई ऑब्जर्वर यहाँ था, लेट्स से सम ऑब्जर्वर्स, एक ऑब्जर्वर यहाँ था, वो पॉइंट पर था। सो यहाँ से जो ऑब्जर्वर है ना, वो इसको भी देख रहा है, ठीक है, और भाई इसको भी देख रहा है, इन दोनों को देख रहा है, ठीक है। और इस तरीके का मामला है, जो मामला है वो कुछ इस तरीके का है, ठीक है, इस तरीके की कोई बात ऐसे। खत्म हो गया क्वेश्चन, है ना। बताओ, तुम ही बताओ 60 डिग्री पे कौन होगा और 45 पे कौन होगा। सर जो प्लेन ज्यादा ऊंचा है वो 60 डिग्री पे होगा, मतलब ये वाला एंगल कितना होगा सर, दिस एंगल वाज 60 डिग्री, नहीं ये जो एंगल है ये 60 डिग्री रहा होगा, और ये जो एंगल है ये वाला एंगल, दिस एंगल नीचे वाले प्लेन का वो कम होगा, वो कितना रहा होगा 45 डिग्री। आपको बोला फाइंड द वर्टिकल डिस्टेंस। तो भाई ये बताओ कि अगर दोनों प्लेन के बीच का वर्टिकल डिस्टेंस बोला है तो मैं मान लूं क्या कि वर्टिकल डिस्टेंस d है, मान लूं। अगर ये d है तो ये वाली हाइट कितनी बची, कॉमन सेंस है सर, ये बची 4000 माइनस d। तो सर ये बचा आपका 4000 माइनस d, क्या हो रहा है ये, हाँ सर ये बचेगा 4000 माइनस d। खत्म हो गया। अरे भाई मैंने कहा कि वर्टिकल सेपरेशन d है, लेट वर्टिकल सेपरेशन इज d, लेट वर्टिकल सेपरेशन बी डी, सही है ना। नाम लिख दो, O है, इसको बोल दिया A, इस पॉइंट को बोल देते हैं B, इस पॉइंट को बोल देते हैं C। खत्म हो गया क्वेश्चन। आपको बोला है D निकालना है, D
अगर भाई ये पूरा 4000 है तो कॉमन सेंस लगाओ, अगर मैंने इन दोनों के बीच के वर्टिकल सेपरेशन को डी बोल दिया है तो ये कितना है 4000 माइनस डी, ये पूरा 4000, ये डी, तो बचा कितना 4000 माइनस डी। तो चलिए शुरू कीजिए, पहला ट्रायंगल लगाइए भाई। ट्रायंगल कौन सा? ट्रायंगल OCA, डायरेक्ट ट्रायंगल OCA। क्या लिखा हुआ है? tan 60। सर लिखा हुआ है tan 60 डिग्री बराबर, ये ट्रायंगल को ध्यान से देखो, ट्रायंगल ये पूरा ट्रायंगल, तो क्या है दिस इक्वल्स टू CA अपॉन कितना OA, सही है ना। सो tan 60 कितना हो गया √3 बराबर CA कितना है भाई मेरे, दिस इज 4000 अपॉन OA, सही है ना। सो ये आ गया फर्स्ट इक्वेशन। यहां से OA निकाल लोगे क्या? रुक जाओ, यहां से सीधा OA निकाल लो, है ना। सो यहां से आप OA फाइंड आउट कर लीजिए। सो OA कम्स आउट टू बी कितना आ गया 4000 बाई √3। कितना सिंपल सा सवाल है ये, है ना, और कितनी बार पूछा गया है, 8, 9 और 16, है ना। अगला क्या है भाई, ट्रायंगल कौन सा ले लोगे? सर 45 वाला ट्रायंगल लूंगा मैं, ट्रायंगल BAO ले लीजिए। आप ट्रायंगल BAO को लेना चाहते हैं, ले लीजिए। क्या आ गया ये, दिस इज tan 45 डिग्री इज इक्वल टू कितना, कितना आ जाएगा सर? ये आ जाएगा BC अपॉन OA। खत्म हो गया क्वेश्चन। इसका मतलब क्या है, tan 45 1 होता है, 1 का मतलब कितना, दिस इज BC बाई OA, BC बाई OA, है ना। सर tan 45 की वैल्यू मुझे याद है 1 होती है ना। सो यहाँ से OA की वैल्यू किसके बराबर आ गई, BC के बराबर आ गई, और BC है कितना, सो यहाँ से आ गया कितना OA बराबर BC है कितना, BC BA, सॉरी लिखने में मिस्टेक, BAO। सो ये BA है भाई, सो ये BA है, ये BA है, सो ये भी क्या होगा, BA होगा। सो BA की वैल्यू है कितनी सर? सर ये है 4000 माइनस डी, सिंपल। सो एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन ये, इक्वेट कर दो दोनों को, फ्रॉम 1 and 2 यू आर गेटिंग द आंसर, फ्रॉम 1 and 2 वी आर गेटिंग द आंसर। क्या आ गया, दिस इज 4000 अपॉन √3 इज इक्वल्स टू 4000 माइनस डी, डी को इधर लेके जाओ। सो डी बराबर कितना आ गया 4000 माइनस, इसको इधर लेके जाओ 4000 बाई √3, टेक एलसीएम। सो डी बराबर कितना आ गया, एलसीएम लिया सर, ये आ गया कितना 4000 √3 माइनस 4000, सिंपल आंसर। डी बराबर कितना, टेक 4000 कॉमन, कितना आ गया √3 माइनस 1 बाई √3, सर इतना मीटर आता है। दिस इज द वर्टिकल सेपरेशन बिटवीन द प्लेन एट दैट इंस्टेंट, वर्टिकल separation between planes at that instant। खत्म क्वेश्चन। जिसकी इच्छा नहीं हो रही है कि सर मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा, मैं तो इसको ना √3 की वैल्यू रखूंगा 1.73, भाई नहीं बोला है ना क्वेश्चन में, क्यों बाबा चौधरी बन रहे हो? अरे क्वेश्चन में बोला है क्या? नहीं बोला, रूट में आंसर छोड़ दो। क्वेश्चन में बोलता है कि टेक √3 बराबर 1.73, आपको रखना मजबूरी था कि बोला है टेक √3 बराबर इतना तो लेना है, नहीं बोला है तो क्यों चौधरी बनना। 1.73 माइनस 1 विल बिकम 0.73, 4000 से 0.73 को मल्टीप्लाई करना और फिर 1.73 से डिवाइड करना, नानी याद आ जाएगी, है ना। तो इसको ऐसे ही छोड़ दो। सो दिस इज द वर्टिकल सेपरेशन। हलवा सवाल था, पर मैं बार बार बोलूंगा कि एक अच्छा सवाल था, आप घर पे इसको प्लीज प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है, जल्दी से। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास हम यहीं रोकते हैं, काफी लंबी क्लास हो गई है ना। नेक्स्ट जो क्लास होगा हाइट एंड डिस्टेंस का, वो अपना लास्ट लेक्चर होगा। सो हाइट एंड डिस्टेंस, है ना, ये सेकंड लास्ट क्लास था, अगला क्लास होगा वो बिल्कुल ही लास्ट लेक्चर होगा, और उसमें जो एक दो अच्छे सवाल और हैं उसको प्रैक्टिस कराना चाहता हूं मैं, है ना, जो अच्छे लेवल के सवाल हैं उसको सॉल्व करके हाइट एंड डिस्टेंस खत्म कर देंगे और फिर अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अच्छे से पढ़िए, एक एक सवाल को बिल्कुल कॉपी पर खुद से लगाइए, है ना, खुद इसका सॉल्यूशन निकालिए, ठीक है, और कंसेप्चुअली पढ़िए, ठीक है। चलो बाय, थैंक यू।